हेलो फ्रेंड्स, प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान पढ़ रहे थे कक्षा 9 की। ठीक है, विज्ञान कक्षा 9। तो उसमें हम लोग जो पिछला चैप्टर पढ़ा था वो था गुरुत्वाकर्षण। आज हम लोग पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे एकदम अच्छे से हिंदी में और उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ में न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है जो कि कार्य तथा ऊर्जा। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्य क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वर्क। तो साथ में अंग्रेजी भी ध्यान देते चलेंगे। ठीक है, कार्य को क्या कहते हैं, वर्क। तो सबसे पहले देखिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। तो इसका मतलब क्या है, कार्य और ऊर्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अब देखिए, जितने भी सजीव हैं, सजीवों में ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन से। ठीक है, सजीवों में ऊर्जा कहाँ से आती है, भोजन से। और जितने भी मशीनें हैं इनको ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ईंधन से। तो कुल मिला के कोई भी कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, ऊर्जा। अगर वो सजीव है तो उसको ऊर्जा भोजन से मिलती है। हम सभी देखिए, अगर 3 दिन खाना ना खाएं तो देखिए हम लोग क्या थके थके से लगने लगते हैं ना। तो इसी तरह से क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है। और मशीनों में जैसे आप मोटरसाइकिल ही चलाएं, अगर उसमें पेट्रोल ना डालें तो फिर वो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी। तो ये बात समझ में आई, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब देखिए, कठोर कार्य करने के बावजूद कुछ कार्य नहीं होता। देखिए, हम लोगों को जो कार्य है वो हम लोग जानते हैं कि हमने कुछ भी काम किया मतलब कार्य हुआ, लेकिन जो भौतिकी है वो इसको नहीं मानती है। आइए किस तरीके से इसको सोचते हैं। कुछ क्रियाएं दी हैं जैसे लिखना, पढ़ना, चित्र बनाना, सोचना, कोई चीज़ पे विचार करना। इन सब में ऊर्जा लगती है। जैसे आप थोड़ी देर चिंता करने लगें तो देखिए थक जाते हैं। इन सब में ऊर्जा लगती है, लेकिन वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इनमें कार्य नहीं हुआ है, ना के बराबर हुआ है। और उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति किसी दीवार या चट्टान को धकेलने में पूर्णतः थक जाता है। जैसे अपने कमरे की दीवार है और आप उसमें धक्का लगाते रहे। जैसे मान लिया ये दीवार है और आप इधर से धक्का लगा रहे हैं, लेकिन दीवार ना हिलने के कारण कोई कार्य नहीं हुआ। आप धक्का लगाते लगाते थक गए, मगर हुआ क्या कि ये दीवार तो खिसकी नहीं, और खिसकी नहीं तो मतलब यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिए, अगर दीवार नहीं खिसकी तो मतलब कार्य नहीं हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, एक व्यक्ति भारी सूटकेस लेकर बिना हिला डुले खड़े हो जाता है और खड़े खड़े क्या हो जाता है, थक जाता है। अपने सिर पे ही 10 किलो का वजन रख लीजिए और उसके बाद एक जगह पे खड़े रहिए तो देखिए आप थक जाएंगे। लेकिन एक ही जगह पर खड़े होने के कारण आप फिजिक्स की भाषा में, भौतिकी की भाषा में कहा जाएगा कि आपने कोई कार्य नहीं किया। मतलब सोचिए कि 10 किलो का वजन लेके खड़े हैं आप 1 घंटे से, पसीना पसीना हो गए, मगर कोई कहे कि आपने कार्य नहीं किया तो सोचिए कितना गुस्सा आएगा। तो यही भौतिकी के नियमानुसार है कि आपने कोई कार्य नहीं किया। फ्रेंड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए, ये आदमी जो है दीवार पर बल लगा रहा है, लेकिन क्या हो रहा, दीवार अपनी जगह से जैसी की तैसी बनी हुई है, खिसक नहीं रही है। तो यानी यहाँ पर कार्य नहीं हुआ। ठीक है, यानी कार्य नहीं हुआ। दूसरा आदमी ये बेचारा देखो, पत्थर चट्टान खिसकाने की कोशिश कर रहा, चट्टान अपनी जगह पर नहीं खिसक रही, यहाँ भी कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, कोई कार्य नहीं हुआ। तो फिर कब कार्य होगा, ये मन में सोचने वाली बात है कि आखिर कार्य होगा कब। तो आइए देखते हैं कब कार्य होगा। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, कार्य कब किया जाता है, जब एक चलती हुई गाड़ी को, देखिए इसको देखिए,
जब क्या करते हैं, ये देखिए इसको दिखा दो। जब एक चलती हुई गाड़ी को क्या किया जाता है, विरामावस्था में आ जाए, जब कोई चलती हुई गाड़ी विरामावस्था में आ जाए या फिर एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे, मतलब जो पहले से चलती जा रही है वो क्या हो जाए, रुक जाए, और जो पहले से रुकी हुई है वो क्या कर दे, चलना शुरू कर दे। ठीक है। या फिर एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन हो जाए, पहले कोई 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा हो, अब जाके उसका वेग परिवर्तन हो जाए, चाहे 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाए और चाहे क्या हो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाए। परिवर्तन मतलब क्या होता है कि घट जाए या फिर बढ़ जाए, या एक वस्तु का आकार परिवर्तन हो जाए। इन स्थिति में हम लोग कहते हैं कि हमने कुछ ना काम किया है। अब देखें वैज्ञानिक लोग क्या मानते हैं, किसको वो कार्य कहते हैं। हम लोग तो यही भाषा कह देते हैं कि भैया इतना हमने काम किया है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में देखिए क्या है, कार्य किया जाता है जब एक बल वस्तु में गति उत्पन्न कर दे। समझिए ये कोई वस्तु है, आपने इस पर कोई बल लगाया और ये वस्तु कैसी आ गई, गति इसके अंदर उत्पन्न हो गई, मतलब ये वस्तु चलने लगी, तो माना जाएगा कि आपने कार्य किया है। या फिर जब एक वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल के प्रभाव से गतिशील हो जाती है, यानी गतिशील वस्तु विरामावस्था में आ जाए, मतलब ये चल रही है, या तो रुकी हुई वस्तु को आप चला दें या चलती हुई वस्तु को आप आगे जाके बल लगा के रोक दें, तब आपने कोई कार्य किया है। अब कार्य करने के लिए जो दशाएं हैं उनको देखिए वो क्या कहती हैं। अब देखिए दशा क्या है, किन किन स्थितियों में कार्य होगा। पहली चीज, कार्य करने के लिए वस्तु पर बल लगना चाहिए। ठीक है, क्या लगना चाहिए, बल। और दूसरी बात क्या है, वस्तु पर विस्थापित होनी चाहिए, यानी दो चीजें होनी चाहिए, एक तो बल लगे और दूसरा वस्तु विस्थापित हो, यानी वस्तु में विस्थापन हो। तो हम यही बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कह देंगे, कार्य कह देंगे। ठीक है, तो कार्य के लिए क्या चाहिए, वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु में विस्थापन होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए क्या है यहाँ, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, यानी एक गतिमान वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगे बल तथा वस्तु द्वारा बल की दिशा में विस्थापन जो होता है। जैसे ये देखिए, ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे तो इस पर ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, जब इस पर आपने F न्यूटन का बल लगाया, ठीक है, क्या लगाया, बल लगाया, तो यहाँ देखिए पहले ये यहाँ थी, अब वस्तु कहाँ पहुँच गई, यहाँ पर, यानी इसमें कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है, तो विस्थापन लिख दिया। ठीक है, तो यानी दो चीजें चाहिए थी, जब किसी वस्तु पर बल लगाए और वो वस्तु विस्थापित हो जाए, तो बल और विस्थापन का गुणनफल ही क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। यानी बल और विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होगा, कार्य के। तो ये देखिए यहाँ पर ये लाइन लिखी, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। कार्य को W अक्षर से लिखा जाएगा और बल को फोर्स यानी F से, और विस्थापन कुछ दूरी होती है तो दूरी को S से लिखते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, ये ध्यान दीजिएगा। अदिश राशियों में क्या होता है, एक तो इनमें परिमाण होता है, ठीक है, तो केवल और केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती, इसलिए कार्य कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। ठीक, तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि है। आइए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। तो कार्य का मात्रक कैसे निकालेंगे। पहली बात तो देखिए, कार्य का मात्रक होता है जूल, ये याद कर लेंगे। एसआई मात्रक इसका क्या होता है, जूल। दूसरा इसके सूत्र से निकालेंगे, तो अभी हमने पढ़ा सूत्र क्या होता है, W बराबर F गुणे में S। तो F क्या है, बल, तो यानी बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। देखिए ध्यान से, कोई भी मात्रक याद नहीं करना पड़े। और S क्या है, दूरी, तो यानी इसका मात्रक मीटर। तो कुल मिला के कार्य का मात्रक क्या आया, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे
क्या होगा, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है या फिर जूल है। ये दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी और समझ में भी आ गई। तो इसका मात्रक क्या है, जूल है या फिर न्यूटन मीटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपसे कहा गया आपको बेस्ट नोट प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन कभी कभार पेपर में पूछ देता है कि एक जूल किसको कहते हैं। ठीक है, तो हम देखिए कुछ भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा है कि कार्य बराबर होता है बल और गुणे में विस्थापन। ठीक है, तो अब समझिए, अगर हम कहें हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं, ठीक है, और वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है। ध्यान से समझिए, तो देखिए क्या होगा कि हमने क्या कहा, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से 1 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो यहाँ इसका आंसर क्या आएगा, 1 न्यूटन मीटर, यही तो आएगा 1 न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को ही क्या लिख देते हैं हम, 1 जूल। तो हमारा कार्य कितना आ गया, 1 जूल। तो देखिए कितनी आसान परिभाषा बनेगी, अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाने से वह वस्तु 1 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो उस पर किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है, वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित करें तो कार्य कितना होगा, 1 जूल होगा। यानी 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए कार्य कितने तरीके का हो सकता है, तो कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। इम्पॉर्टेंट है, कार्य कैसा हो सकता है, धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है। तो पहला समझते हैं कि धनात्मक कार्य क्या होता है। तो देखिए, जब बल वस्तु की गति के दिशा में लगाया जाता है, जैसे आपकी ये कोई वस्तु रखी है, ठीक है, और आप इस पर इधर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ये इधर की तरफ वस्तु गति कर रही है और आप इधर ही बल लगा रहे हैं, तब जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, धनात्मक। ठीक, इधर की तरफ ही आप बल लगा रहे हैं, तब ये क्या कार्य कैसा आएगा, तो धनात्मक आएगा। जैसे कोई वस्तु है, आप इसको या तो पीछे से ढकेलें या आगे से खींचें, दोनों स्थिति में देखिए जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही गति हो रही। मान लो आप पीछे से खड़े हो गए गाड़ी के, तो आप इसको आगे ही तो धकेलेंगे तो ये आगे की ओर गति करेगा, यानी बल और गति दोनों एक ही दिशा में। या फिर ये गाड़ी खड़ी है, आप यहाँ से पकड़ के खींच रहे हैं इस जगह से, तो देखिए बल भी इसी दिशा में लग रहा है और गति भी इधर ही हो रही है। तो यानी बल और गति दोनों अगर एक ही दिशा में हैं, समझिएगा, जिधर आप बल लगा रहे हैं उधर ही अगर गति हो रही, तो ऐसे कार्य को क्या कहेंगे, धनात्मक कार्य है। जैसे ये देखिए, ये कार है, तो कार की इधर की तरफ गति कर रही है, क्यों, क्योंकि बच्चा इसको इधर ही खींच रहा है। तो यानी गति और बल दोनों एक ही दिशा में हैं, इसलिए ये कार्य कैसा है, धनात्मक है। ठीक है, दोनों को इमेजिन करिएगा, जैसे एक यहाँ पे कोई साइकिल या बस या कोई भी छोटी मोटरसाइकिल खड़ी है, आप इसको पीछे से धक्का देते हैं तो ये किधर चलती है, आगे की तरफ चलती, यानी बल भी आपने आगे की तरफ लगाया और गाड़ी भी आगे तरफ चल रही, एक ही दिशा में दोनों हो गए, इसलिए ये कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा। ठीक है, उदाहरण यहाँ लिखा है, एक बच्चा खिलौना गाड़ी को पृथ्वी के समांतर खींच रहा है, इसलिए एक ऐसा कार्य धनात्मक है। तो धनात्मक की बस इतनी शर्त याद रखेंगे कि बल और गति दोनों एक ही दिशा में होंगी, तो कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं ऋणात्मक कार्य। जब वस्तु की गति की विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है, बल किधर लगाया जाता है, वस्तु की विपरीत दिशा में। जैसे ये देखिए, ये डिब्बा है और ये डिब्बा
इधर की तरफ गति कर रहा है। किधर गति कर रहा है? इधर की तरफ। अब आप आगे इसके खड़े हों और इसको रोकने का प्रयास करें तो बल आप इधर की तरफ ही लगाएंगे। यानी क्या हुआ, गति और बल एक दूसरे के जब विपरीत कार्य करते हैं तो वहाँ क्या होता है, ऋणात्मक कार्य होता है। इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई चीज़ साइकिल चलती हुई आ रही है आपके सामने, तो आप क्या करते हैं, उसके आगे हैंडल पकड़ लेते हैं, तो यानी बल आप गति के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं। ठीक है। जैसे ये देखिए, ये फुटबॉल है, तो फुटबॉल गति करते हुए इधर जा रहा है। ठीक है, क्या हुआ, इधर जा रहा है, और घर्षण बल इसके विपरीत कार्य कर रहा है। घर्षण बल किसका प्रयास करता है, रोकने का। तो ये दोनों देखिए गति हो गई और ये बल हो गया, इन दोनों की दिशा क्या हो गई, विपरीत हो गई, इसलिए यहाँ कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक में जैसे ये इधर की तरफ गति कर रहा और आप इस पर आगे से विपरीत दिशा में बल लगाएं, यानी गति और बल की दिशा अगर विपरीत है तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। अब देखिए, किया गया कार्य शून्य कब होगा, जब बल और गति की दिशा के बीच का कोण 90 अंश हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, वो कार्य उस समय शून्य होगा। ठीक है, क्या समझे, जैसे इस दिशा में आप बल लगा रहे हैं और इस दिशा में गति हो रही हो, यानी इनके बीच का कोण कितना बन रहा हो, 90 अंश। ये रहा बल और इधर अगर गति हो रही है और इनके बीच का कोण 90 अंश है, तो कार्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए आपको समझाते भी हैं ये शून्य कैसे होगा, तो आइए देखते हैं कि ये कार्य शून्य कैसे होगा। फ्रेंड्स, जैसे एक सूत्र हम लोग पढ़ते हैं कि कार्य का, देखिए एक ये भी सूत्र होता है, W बराबर F(S) cos थीटा। ये cos थीटा त्रिकोणमिति से आया है और थीटा क्या होता है कि आप जिस दिशा में बल लगाएं और जिस दिशा में विस्थापन हो, सही है, यानी विस्थापन हो, तो उनके बीच का जो कोण है उसी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे कोण कितने का बन रहा है, यानी थीटा कितना हो रहा है, 90 अंश का। तो इस सूत्र में इसको रखिए तो आएगा W बराबर F(S) cos 90 डिग्री। थीटा की जगह क्या लिख दिया, 90। अब समझिए cos 90 का मान जो होता है वो होता है 0। तो यानी W बराबर F(S) की गुणा किससे होगी, 0 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो जब बल, ठीक है समझिएगा, जब बल और गति की दिशा में 90 अंश का कोण बनता है, यानी इस दिशा में बल लग रहा है और इस दिशा में गति हो रही है, तो यानी इनके बीच का कोण 90 है, तो वहाँ पर कार्य कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, ये तीनों केस हम लोगों ने कार्य के डिस्कस किए। अब देखिए ध्यान से, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि अर्थ, ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ क्या है, पृथ्वी के गुरुत्व बल के विपरीत कार्य है। और धनात्मक का जो चिन्ह है वो बता रहा है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल की दिशा में किया गया कार्य है। मतलब अगर धनात्मक कार्य आंसर आया तो जो कार्य किया गया है वो गुरुत्व बल की दिशा में किया गया है, और अगर ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है तो जो कार्य किया गया वो गुरुत्व बल के विपरीत दिशा में किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों चिन्ह आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण